बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने कुछ वेटिंग मेजर्स देखी और हमने सिंपल उसको देखा कि किस तरह से उन वेटिंग मेजर्स को यूज़ करते हुए हम वेट को जो है वो सम कर सकते हैं और उसकी बेस पे हम डॉक्यूमेंट्स को रैंक कर सकते हैं। लेकिन एक उससे बेहतर अप्रोच भी जो है वो अवेलेबल है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स की लेंथ को भी नॉर्मलाइज़ करते हैं। क्योंकि लेंथ जो है, अगर किसी डॉक्यूमेंट की लेंथ ज़्यादा हो और किसी डॉक्यूमेंट की लेंथ कम हो और दोनों में लेट्स से एक टर्म जो है वो सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है, तो उससे भी जो है वो डेफ़िनेटली उसकी रेलेवेंस पे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जो छोटा डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें 10 टाइम्स एक टर्म आ रही है, तो उसको डिफरेंट स्कोर मिलना चाहिए। और अगर एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है या एक बुक है और उस बुक के अंदर सिर्फ़ एक चैप्टर के अंदर कुछ डिस्कस किया गया है किसी टॉपिक के बारे में, तो उसको जो है वो कम स्कोर जो है वो मिलना चाहिए। तो ये वेक्टर स्पेस मॉडल जो है, ये एक्चुअली लेंथ को नॉर्मलाइज़ भी कर देता है हमारे लिए और काफ़ी एफ़िशिएंट है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको हम विजुअलाइज़ करते हैं एज़ वेक्टर्स, ठीक है? क्योंकि आप जो भी आपने देखा लास्ट हमने जब बाइनरी मैट्रिक्स बनाया, जब हमने फ्रीक्वेंसीज़ ली या हमने वेट्स कंप्यूट किए, तो हमेशा क्या होता है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पूरी की पूरी जो वोकैब्युलरी है, उसके वेट्स आ जाते हैं, ठीक है? और वो जो वेट्स हैं एक्चुअली उसको हम एक वेक्टर की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि ये डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट ए जो है उसका एक वेक्टर आ जाएगा। अगर 300 हमारा टोटल वोकैब्युलरी का साइज़ है लेट्स से, तो 300 जो है उसमें वेट्स होंगे उस एक वेक्टर के अंदर। तो वो डॉक्यूमेंट 1 का लेट्स से वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से जो डॉक्यूमेंट 2 है उसका भी 300 डायमेंशन का जो है वो एक वेक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसको हम एज़ अ वेक्टर जो है वो कंसीडर करते हैं और उसमें जो टर्म्स होती हैं वो हम उसको कंसीडर करते हैं एज़ एक्सिस ऑफ द स्पेस। यानी कि अगर एक डॉक्यूमेंट, एक हमारी वोकैब्युलरी का साइज़ लेट्स से अगर 2 है, तो इट मीन्स कि हर डॉक्यूमेंट के अंदर वही 2 टर्म्स हमेशा आती हैं। तो उसकी बेस पे हम उसको, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या वेट है, उसको हम उस वेक्टर की लेंथ के तौर पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस जो हैं, अगर 2 टर्म्स ही हैं, तो एक्स और वाई एक्सिस पे टर्म्स आ जाएँगी और वो जो वेक्टर है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेज़ेंट करेगा कि किसी में अगर एक ही टर्म आ रही है, तो लेट्स से एक्स एक्सिस पे जो टर्म है अगर वही आ रही है, तो वो एक्स एक्सिस पे उसका वेक्टर होगा। अगर सिर्फ़ वाई वाली आ रही है, दूसरी टर्म आ रही है, तो वो वाई एक्सिस पे होगा। अगर दोनों टर्म्स एक-एक दफ़ा आ रही हैं, तो उसका सेंटर में जो है वो वेक्टर बनेगा। तो इस तरह से हम टर्म्स को एज़ एक्सिस जो है स्पेस जो है पूरी हमारी बन रही है। अगर 300 डायमेंशन हैं, तो फिर डेफ़िनेटली हम उसको विज़ुअलाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन वो 300 डायमेंशंस जो हैं वो 300 वर्ड्स होंगे जो कि एक्चुअली 300 की डायमेंशन की स्पेस एक बनेगी जिसके अंदर एक वेक्टर जो है वो डिफ़ाइन होगा। तो इसमें टेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ डायमेंशंस भी हो सकती हैं। जब हम वेब सर्च इंजिन्स की अगर बात करें तो डायमेंशंस बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर सकती हैं। और ये जो वेक्टर्स हैं ये बहुत स्पार्स होते हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि वोकैब्युलरी का साइज़ तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन वो टर्म्स जो हैं काफ़ी सारी जो हैं, वो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स में नहीं होंगी, ठीक है? तो इसलिए मोस्टली उसमें ज़ीरो की एंट्रीज़ जो हैं वो होती हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स को अगर हमने एज़ अ वेक्टर रिप्रेज़ेंट कर लिया, तो दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि क्वेरीज़ को भी एज़ अ वेक्टर जो है हम रिप्रेज़ेंट कर लें। ठीक है? तो आइडिया बेसिकली ये है कि हम क्यूरी जो है उसको भी उसी स्पेस के अंदर, जिस स्पेस के अंदर डॉक्यूमेंट है, लेट्स से अगर वो 300 की डायमेंशन के अंदर है, वो एक वेक्टर बना हुआ है, तो क्यूरी भी हम 300 डायमेंशन के अंदर एक वेक्टर बनाएँ और फिर उनका जो कंपैरिज़न जो है वो करें, ताकि हम ये देख सकें कि कौन-सी क्यूरी जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट के ज़्यादा रेलेवेंट है। क्यूरी जो यूज़र ने दी है वो डॉक्यूमेंट ए के ज़्यादा रेलेवेंट है या डॉक्यूमेंट बी के ज़्यादा रेलेवेंट है। तो जो इसकी बेस पे फिर हम जो है वो डॉक्यूमेंट्स को रैंक जो है वो करते हैं, ठीक है? तो जितने वेक्टर्स जो हैं वो दोनों सिमिलर होंगे उतना ही हम ये कहेंगे कि वो प्रॉक्सिमिटी जो है उनकी कम है, वो करीब हैं वेक्टर एक-दूसरे के, इसलिए वो जो डॉक्यूमेंट है वो ज़्यादा रेलेवेंट है। अगर एक वेक्टर जो है क्वेरी का वेक्टर जो है वो दूर है, उसकी प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, तो इट मीन्स कि वो कम रेलेवेंट है वो डॉक्यूमेंट। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमिटी जो है ना वो इनवर्स ऑफ डिस्टेंस होती है, ठीक है?
क्योंकि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना वो प्रॉक्सिमिटी जो है वो उसकी प्रॉक्सिमिटी में नहीं आएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस कम होगा, तो वो प्रॉक्सिमिटी में होगा, यानी कि उसके करीब होगा, जो हमारा डॉक्यूमेंट का वेक्टर है और जो हमारा क्यूरी का वेक्टर है, वो करीब होगा। तो हम बेसिकली प्रॉक्सिमिटी की तरफ क्यों आए हैं? उस वीडियो को आप जो लास्ट वीडियो आपने देखी, उसमें आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि जो बूलियन मॉडल है रिट्रीवल का, वो कहता है कि या तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ही आ जाते हैं उसके अंदर, या उसमें बहुत कम डॉक्यूमेंट्स आते हैं या ज़ीरो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। और हमें इस तरह का कोई रैंकिंग फंक्शन चाहिए जो कि हमें प्रॉक्सिमिटी बताए कि कितना करीब है। और उस हवाले से वेक्टर स्पेस मॉडल जो है वो बहुत आइडियल है, क्योंकि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हम किसी तरीके से उसके बना लें, तो उन दो वेक्टर्स का हम डिस्टेंस जो है या उनका एंगल जो है वो हम कंप्यूट कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि क्यूरी के करीब जो है वो कौन सा डॉक्यूमेंट है। अच्छा, अब ये वेक्टर स्पेस प्रॉक्सिमिटी जो है इसको हम फॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं? पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम डिस्टेंस ले लें 2 पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है? यूक्लिडियन डिस्टेंस लेट्स से हम 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है वो ले लें। लेकिन डिस्टेंस कंप्यूट करना जो है दैट इज़ अ बैड आइडिया। क्यों? क्योंकि जो लार्ज वेक्टर्स हैं उनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट हो जाएँगी, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास लेट्स से 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे पास पूरी वोकैब्युलरी के अंदर 2 ही वर्ड्स हैं, गॉसिप और जेलस। और हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, D1, D2 और D3, ठीक है? अब जो गॉसिप और जेलस है, ये टर्म्स जितनी ज़्यादा अकर होंगी किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, उसका वेक्टर उतना लेंथी होता जाएगा। अब D2 जो है, उसमें जेलस और गॉसिप जो है वो उसका काउंट काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए D2 जो है उसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। D1 जो है उसमें जेलस का जो है वो कम है काउंट, और जो गॉसिप है उसका ज़्यादा है। इसी तरह से D3 जो है उसमें जेलस का काउंट जो है या उसका वेट जो हमने कंप्यूट किया वो ज़्यादा है और गॉसिप का जो है वो कम है। अब क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि क्यूरी के प्रॉक्सिमिटी में कौन-सा वेक्टर जो है सबसे ज़्यादा उससे मैच करता है? क्या D1 उससे मैच करता है, D2 करता है या D3 उससे मैच करता है? अगर हम डिस्टेंस की बेस पे देखें, यूक्लिडियन डिस्टेंस हम लें, तो मसला क्या होगा कि D2 जो है, हालाँकि यहाँ पे ये पता चल रहा है कि D2 जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रॉक्सिमिटी में है क्यूरी की। यानी क्यूरी का जो वेक्टर बन रहा है, उसकी प्रॉक्सिमिटी में है D2, तो ये ज़्यादा रेलेवेंट है। लेकिन अगर इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस हम लेते हैं, तो क्यू का जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस जो D2 है, उसके पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा होगा, बनिस्बतन D1 से और D3 से, ठीक है? इसलिए यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है, अगर हम 2 वेक्टर्स का सिर्फ़ डिस्टेंस ही कंप्यूट कर लें, तो उससे हमें इतना फ़ायदा नहीं होगा। उसकी निस्बतन अगर हम ये जो एंगल है, वो कंप्यूट कर सकें कि ये जो क्यूरी है, इसका D1 से कितना एंगल है, क्यूरी का D2 से कितना एंगल बन रहा है, एंगल का कितना डिफरेंस आ रहा है और इस तरह से क्यूरी का D3 के साथ कितना एंगल बन रहा है। तो इस तरह से एंगल की बेस पे अगर हम करें, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि क्यू का और D2 का एंगल जो है वो सबसे कम है, इसलिए ये ज़्यादा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है। तो इसलिए हम एंगल जो है वो यूज़ करते हैं डिस्टेंस की बजाय। और इस केस में इसी तरह से जैसे मैंने जकार्ड में एक एग्ज़ाम्पल दी थी, एक ही डॉक्यूमेंट को अगर उसी डॉक्यूमेंट के साथ हम कंपेयर करेंगे, तो होना क्या चाहिए कि अगर हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट को उसी डॉक्यूमेंट के अंदर अपेंड करते हैं और उससे डॉक्यूमेंट हम बना लेते हैं डी डैश, ठीक है? तो अ, ये जो हमने न्यू डॉक्यूमेंट बनाया है, अब सेमेंटिकली तो डी और डी जो डैश है, ये दोनों के अंदर सेम कंटेंट है, ठीक है ना? जस्ट रेपिटिशन है उसकी। तो इसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है ना, वो डी का और डी डैश का काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो उसकी उसकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ जाएँगी, लेकिन कंटेंट तो सेम ही होगा।
तो उसमें अगर हम उन 2 अ, वेक्टर्स का हम एंगल जो है वो कंप्यूट करेंगे तो वो 0 होगा, ठीक है? तो इसलिए हम एंगल जो है वो कंप्यूट करते हैं, ठीक है? अच्छा, एंगल्स जो हम कंप्यूट करते हैं उसके लिए हम कोसाइन सिमिलैरिटी जो है, कोसाइन की जो मेथड है वो यूज़ करते हैं। कोसाइन जो है दैट इज़ अ मोनोटोनिकली की डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर द इंटरवल ऑफ 0 टू 180 डिग्रीज़, ठीक है? यानी कि 0 जो है 0 डिग्री या 0 एंगल पे कोसाइन जो है उसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। यानी कि अगर एंगल 0 होगा या उसकी कोसाइन वैल्यू जो है वो 1 होगी तो इट मीन्स कि मैक्सिमम सिमिलैरिटी हो रही है या मैचिंग हो रही है बिटवीन द क्यूरी एंड द डॉक्यूमेंट। और अगर उसकी जो वैल्यू है 0 डिग्री से ऑनवर्ड अगर 90 डिग्री पे चली जाती है तो इट मीन्स के कोसाइन की वैल्यू जो है वो 0 होगी। इट मीन्स के टोटली जो है वो क्यूरी और डॉक्यूमेंट जो है वो मैच नहीं कर रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोसाइन जो मेजर है वो विद रिस्पेक्ट टू जैसे-जैसे एंगल चेंज होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 उसकी जो कोसाइन की वैल्यू है वो 1 होती है और मोनोटोनिकली ये डिक्रीज़ होता है यानी कि कंटीन्यूअसली डिक्रीज़ करता है टिल 90 डिग्री एंगल तक, ठीक है? तो 90 डिग्री एंगल तक इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो इट मीन्स के 90 डिग्री का ये मतलब है कि वो जो उनमें मैचिंग है थ्योरी में और डॉक्यूमेंट में वो बिल्कुल भी नहीं हो रही, ठीक है? तो नॉर्मली यही वाला पार्ट जो है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं 1 से लेके 0 तक, ठीक है? और इसकी बेस पे हम ये करते हैं कि अगर 1 है तो मीन्स के मैक्सिमम मैचिंग हो रही है और अगर 0 है तो मीन्स के बिल्कुल मैचिंग नहीं हो रही। अच्छा, इसमें साइन सिमिलैरिटी को डिस्कस करने से पहले लेंथ नॉर्मलाइज़ेशन का आइडिया होना आप लोगों को ज़रूरी है। और लेंथ नॉर्मलाइज़ेशन जो है, वो किस तरह से की जाती है वेक्टर्स के अंदर अगर आपको याद हो, आपने प्रिलिमिनरी जो मैथ के कोर्सेज़ हैं उसमें पढ़ा होगा। लेंथ नॉर्मलाइज़ेशन जो है वो वेक्टर की किस तरह से की जाती है, जो उसको जो है डिवाइड किया जाता है उसके हर कंपोनेंट को उसकी लेंथ से, ठीक है? और उसके लिए नॉर्मली L2 नॉर्म जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है? यानी कि एक कंपोनेंट जो है L2 नॉर्म का क्या मतलब है कि एक्स लेट्स से एक वेक्टर है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब का स्क्वायर उसका सम लेके और उसका अंडर रूट जो है वो ले लिया जाता है, ठीक है? तो ये उसकी लेंथ होती है। इस लेंथ से डिवाइड करने के बाद उसका जो वेक्टर होता है बेसिकली वो एक यूनिट वेक्टर बन जाता है, ठीक है? या यूनिट हाइपरस्पेस जो है उस पे वो आ जाता है, यानी यूँ कह लें कि एक विदिन अ रेंज हम उसको ले आते हैं, यूनिट वेक्टर उसे हम कहते हैं, ठीक है? तो इस केस में जब हम 2 डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं जिसमें लेट्स से डी और डी डैश है, जिसमें कि डी जो है वो अपेंड किया गया है उसी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसमें दोनों के जो वेक्टर है ना वो सेम होंगे अगर उनको हम लेंथ नॉर्मलाइज़ कर देंगे, ठीक है? तो इट मीन्स कि अब लॉन्ग और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वाला मसला भी हमारा हल हो गया। लॉन्ग डॉक्यूमेंट जो है उसको ज़्यादा मैच होना चाहिए या शॉर्ट डॉक्यूमेंट जो है उसको ज़्यादा मैच होना चाहिए। अब दोनों जो हैं वो जब यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आ जाएँगे तो दोनों जो हैं वो कंपेरेबल होंगे। तो साइन सिमिलैरिटी जो है वो इसी लेंथ नॉर्मलाइज़ेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है। हम करते क्या हैं कि क्यूरी और जो डॉक्यूमेंट है हमारा उन दोनों को एज़ अ वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं और उसको उनकी लेंथ नॉर्मलाइज़ेशन से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है? जैसे कि आप ये देख रहे हैं फॉर्मूलेशन, यहाँ पे ये हम क्यूरी और जो डॉक्यूमेंट है उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स को प्रोडक्ट लेके सम कर लेंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे जो क्यूरी की लेंथ नॉर्मलाइज़ेशन है उसकी जो लेंथ है और जो डी है उसकी जो लेंथ है, ठीक है? उससे हम डिवाइड करेंगे उसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए, तो ये हमारे पास कोसाइन की वैल्यू आ जाएगी जो कि बिटवीन होगी 0 एंड 1, ठीक है? अब क्यूआई जो है और डी जो है क्यू और डी जो है ये कोई वेटिंग स्कीम की बेस पे जो है वो डेफ़िनेटली एक मैट्रिक्स बना होगा और उस मैट्रिक्स में से हम उस डॉक्यूमेंट का जो वेक्टर है, उसको यूज़ करते हुए उसका डॉट प्रोडक्ट जो है हम क्यूरी के साथ लेंगे, ठीक है? नॉर्मली उसके लिए टीएफ-आईडीएफ यूज़ कर सकते हैं आप या बीएम25 जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये इसी तरह से और टर्म वेटिंग स्कीम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो सिमिलैरिटी है वो इसी तरह से आप कोसाइन सिमिलैरिटी के बेस पे जो है वो कंप्यूट करेंगे।
अब देखें जब हमने स्टार्ट पे देखा था कि हम जब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम जो हैं, वो टर्म्स डेफ़िनिटली वो कर तो टर्म्स को सर्च रहे हैं, लेकिन कोसाइन से फ़ायदा हमें ये हुआ कि ये काफ़ी एफ़िशिएंट हो जाता है। हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसकी बेस पे हमें पता चल रहा है कि कौन-सा डॉक्यूमेंट रेलेवेंट है और कौन-सा डॉक्यूमेंट जो है वो रेलेवेंट नहीं है या कम रेलेवेंट है। इस तरह से हम कोसाइन सिमिलैरिटी को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर वेक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी लेंथ नॉर्मलाइज़्ड हैं, यानी कि क्यू भी जो है वो लेंथ नॉर्मलाइज़्ड है और डी जो है वो भी लेंथ नॉर्मलाइज़्ड है, तो फिर उसको हमें उनकी जो लेंथ है उसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम कोसाइन सिमिलैरिटी सिंपली जो है क्यूरी और डॉक्यूमेंट का जो वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट लेके कंप्यूट कर सकते हैं। तो कोसाइन सिमिलैरिटी में डेफ़िनिटली हम एंगल देख रहे होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं पुअर और रिच 2 वर्ड हैं लेट्स से वोकैब्युलरी के अंदर। तो हम सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, उनको नॉर्मलाइज़ करने के बाद उनकी जो लेंथ है वो 0 और 1 के दरमियान जो है वो नॉर्मलाइज़ होके आ जाएँगे। और उसमें फिर हम जो है उनका जो एंगल है उसको देखेंगे कि क्यूरी जो है उसके क्लोज़ एंगल कौन-सा है जिसमें लेट्स से क्यूरी और डॉक्यूमेंट में एंगल 0 का होगा तो उसमें मैक्सिमम कोसाइन जो है वैल्यू देगा जो कि 1 होगी। जैसे कि लेट्स से हमारे पास ये कोई 3 डॉक्यूमेंट्स हैं एसएएस, पीएपी और डब्ल्यूएच और उसमें कुछ टर्म्स हैं अफेक्शन है, जेलस है, गॉसिप है। ये जो टर्म्स हैं, ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रही हैं। यहाँ पे हम टीएफ-आईडीएफ को फॉर द मोमेंट यूज़ नहीं कर रहे, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो हमने जस्ट टर्म फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये नॉवेल्स के अंदर इस तरह से टर्म्स की फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें अब सबसे पहले हम लॉग कंप्यूट कर लेंगे। लॉग फ्रीक्वेंसी वेटिंग जब हमारे पास आ जाएगी, जैसे ये 3.06 आ रहा है, 2.76 आ रहा है एंड सो ऑन। तो उसके बाद हम इसको लेंथ नॉर्मलाइज़ भी कर लेते हैं। नॉर्मली हम लेंथ नॉर्मलाइज़ जो है वो कर लेते हैं ताकि हमें जो सिंपल डॉट प्रोडक्ट लें और उससे हमें जो है वो रिज़ल्ट्स मिल जाएँ, ठीक है? तो ये हमने लेंथ नॉर्मलाइज़ कर लिया। अब लेट्स से हम कोई से 2 डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट जो है वो एक क्यूरी भी हो सकती है, ठीक है? क्यूरी भी फिर एज़ अ वेक्टर ही होगा ना। तो वो क्यूरी को या एक डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर लें या एक डॉक्यूमेंट और दूसरे डॉक्यूमेंट को भी कंपेयर कर लें तो वो सेम ही सिनेरियो बनता है। इसमें एसएएस और पीएपी जो हैं ये 2 नॉवेल्स जो हैं, इनकी जब सिमिलैरिटी देखी गई तो ये 0.94 आ रही है। ये सिंपल डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों वेक्टर्स का, जो कि आप देख रहे हैं 0.789 जो है उसको मल्टीप्लाई किया गया है 0.83 के साथ। तो हर कंपोनेंट को पूरे वेक्टर के हर कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया गया और देन उन सब को आपस में ऐड कर लिया गया। तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि एसएएस और पीएपी जो है उसकी हाईएस्ट सिमिलैरिटी है, उससे कम जो है वो दूसरा एसएएस की डब्ल्यूएच के साथ है और उससे कम जो है वो पीएपी जो तीसरा नॉवल है, उसकी डब्ल्यूएच के साथ है। ठीक है?